चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, करीब 5 करोड़ साल पहले। सोचें, आज जिस जमीन को हम भारत कहते हैं वो कैसी रही होगी। कुछ नहीं था, ना शहर, ना खेत, और इंसान का तो कोई नामो निशान तक नहीं, बिल्कुल वीरान। लेकिन कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। इसी अनजान मिट्टी पर किसी ने अपना पहला कदम रखा था। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन थे? कौन थे वो पहले लोग जिन्होंने भारतीय जमीन पर कदम रखा? देखिए, वो हड़प्पा वाले तो बिल्कुल नहीं थे, और ना ही वैदिक ऋषि। जी नहीं, सच्चाई तो इनसे लाखों साल पुरानी है। तो चलिए आज समय के इस महासागर में एक लंबी डुबकी लगाते हैं और इस गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन देखिए, इंसानों की कहानी शुरू करने से पहले हमें उस जमीन की कहानी जाननी होगी जिस पर वो चले। ये कहानी है एक महाद्वीप के जन्म की। जरा कल्पना कीजिए, लाखों सालों तक भारत की जमीन एक बहुत बड़े जहाज की तरह समंदर में तैर रही थी, और फिर एक जबरदस्त टक्कर हुई यूरेशियन प्लेट से। ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी, ये इतनी भयानक थी कि धरती का सीना फट गया और चट्टानें सीधा बादलों को छूने लगीं। और इसी महाटकराव से जन्म हुआ दुनिया की सबसे बड़ी दीवार का, हमारे हिमालय का। और जानते हैं, हिमालय ने सिर्फ पहाड़ नहीं बनाए, उसने मौसम बनाया, उसने हवाओं का रास्ता रोका, जिससे हुई मानसून की पहली बारिश, और इसी बारिश से बहीं गंगा और नर्मदा जैसी नदियां। मतलब अब ये जमीन, ये स्टेज जीवन के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार था। तो भारत की जमीन तो तैयार हो गई, लेकिन ये कोई शांत खूबसूरत बाग नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी दुनिया थी जिस पर इंसानों का नहीं बल्कि दानवों का राज था। मतलब उस जमाने के जंगल में घूमना समझ लीजिए मौत को दावत देना था। आज के हाथियों को भूल जाइए, तब सामना होता उनके परदादा स्टेगोडॉन से। 10-10 फीट लंबे दांत, जब वो चलता था ना तो जमीन कांप उठती थी। और नदियों में तैरते थे ट्रक के साइज के दरियाई घोड़े, हेक्साप्रोटोडॉन। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर झाड़ी के पीछे मौत इंतजार कर रही थी। लेकिन इन्हीं खतरनाक जानवरों के बीच लाखों साल पहले अफ्रीका में एक नई नस्ल पैदा हुई, होमो इरेक्टस, यानी सीधा चलने वाला मानव। ये वो पहले लोग थे जिनमें हिम्मत थी। ये घुमंतू थे, बस खाने की तलाश में चलते रहते थे, और चलते चलते ये अफ्रीका से बाहर निकल गए। और लगभग 15 से 20 लाख साल पहले इन्होंने भारत की धरती पर अपना पहला कदम रखा। और ये कोई कहानी नहीं है, इसके पक्के सबूत मिले हैं हमें। चेन्नई के पास अतिरम्पक्कम में 15 लाख साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। और फिर 1982 में एक बहुत बड़ी खोज हुई। नर्मदा घाटी में एक खोपड़ी का टुकड़ा मिला। इसे नाम दिया गया नर्मदा मानव। अब ये दिखते कैसे थे? देखिए, उनका माथा हमसे छोटा था, जबड़ा बहुत ज्यादा मजबूत था, और शरीर एकदम एथलीट जैसा। और भाषा हमारी तरह नहीं, वो इशारों और कुछ आवाजों से आपस में बात करते थे। लाखों साल तक होमो इरेक्टस ने इस धरती पर राज किया। उन्हें शायद लगा होगा कि उनका वंश हमेशा हमेशा के लिए चलेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुदरत अपनी आस्तीन में एक बहुत बड़ा खंजर छुपाए बैठी थी। यहाँ से हजारों मील दूर इंडोनेशिया में धरती फटने वाली थी। टोबा नाम का एक सुपर ज्वालामुखी इतिहास के सबसे बड़े धमाके के साथ फट पड़ा, और धमाके की आवाज तो भारत तक पहुंची होगी। लेकिन असली खतरा वो आवाज नहीं थी। असली खतरा थी वो खामोश मौत जो हवा के साथ धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रही थी। और फिर भारत का आसमान राख से ढक गया, सूरज गायब हो गया, एक लंबी काली रात शुरू हो गई। इसे कहते हैं वोल्केनिक विंटर। पेड़ पौधे सब मर गए, और अचानक होमो इरेक्टस की जो सबसे बड़ी ताकतें थीं, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कैसे? पहला, उनके बड़े शरीर को बहुत ज्यादा खाने की जरूरत थी, और अब खाना था ही नहीं। दूसरा, उनके भारी भरकम औजार छोटे फुर्तीले जानवरों के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुए। और तीसरा, सबसे बड़ी कमी, वो भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे। उन्होंने कभी खाना जमा करके नहीं रखा, और बस देखते देखते भारत की ये पहली इंसानी नस्ल हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन ये विनाश एक अंत नहीं था, असल में ये एक नई शुरुआत की तैयारी थी।
क्योंकि अब इस राख से ढकी जमीन पर एक नई नस्ल, एक नई प्रजाति कदम रखने वाली थी। हम लोग, होमो सेपियंस। टोबा का असर सिर्फ भारत पर नहीं, अफ्रीका तक हुआ था। वहां भी जंगल सूख रहे थे। अब हमारे पूर्वजों यानी होमो सेपियंस के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो वहीं रुककर भूख से मर जाएं या फिर एक अनजान सफर पर निकल पड़ें। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई। वो समंदर के किनारे किनारे चलते रहे। इसे कोस्टल माइग्रेशन कहते हैं। हजारों साल तक एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी बस चलती रही और फिर करीब 65,000 साल पहले वो भारत की दहलीज पर आ पहुंचे। और भारत आने के बाद हमारे पूर्वजों ने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, वो फले फूले। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें ईजाद की जिन्होंने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि होमो सेपियंस में ऐसा क्या खास था? उनमें ऐसी क्या बात थी जो होमो इरेक्टस में नहीं थी? जवाब 3 चीजों में छिपा है: सोच, औजार और समाज। देखिए, होमो इरेक्टस के उलट हम भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते थे। हमने उनके भारी भरकम औजारों को छोड़कर छोटे नुकीले माइक्रोलिथ बनाए। और सबसे जरूरी, हम अकेले नहीं थे। हम बड़े बड़े कबीलों में रहते थे, मिलकर काम करते थे, मिलकर शिकार करते थे। इनकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति थी माइक्रोलिथ। ये क्या थे? ये 1-2 इंच के छोटे मगर बहुत धारदार पत्थर के ब्लेड थे। आप इन्हें उस जमाने की मिसाइल टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं। इन्हें लकड़ी या हड्डी से जोड़कर भाले बनाए गए, तीर कमान बनाए गए। इसका फायदा? अब वो दूर से सुरक्षित रहकर तेज भागने वाले जानवरों का शिकार भी कर सकते थे। 24, ये नंबर याद रखिए। ये क्या है? 24 मुर्गी के अंडे एक शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर होते हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में हमें शुतुरमुर्ग के 25,000 साल पुराने अंडे के छिलके मिले हैं। सोचिए, एक अंडा मिल गया मतलब पूरे परिवार का पेट भर गया। और उसके छिलके, वो पानी पीने के लिए कटोरे का काम करते थे। कमाल है ना? उस जमाने में पैसा तो था नहीं, लेकिन एक इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था जरूर थी। और वो चलती थी सिर्फ एक चीज पर: भरोसा। इसका नियम बहुत सीधा था। अगर आज शिकार तुम लाए हो तो तुम सबके साथ बांटोगे, क्योंकि क्या पता कल तुम खाली हाथ लौट आओ, तब कोई और तुम्हारे साथ अपना खाना बांटेगा। यही वो भरोसा था, यही वो शेयरिंग थी जिसने कुछ लोगों की भीड़ को एक समाज में बदला। तो ठीक है, पेट भरने का इंतजाम तो हो गया था, लेकिन अब दिमाग में एक नई आग चल रही थी। एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। इंसान अब सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता था, वो अपने होने का मतलब खोजना चाहता था। और इसका सबूत मिलता है मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं में। वहां हमारे पूर्वजों ने चट्टानों पर तस्वीरें बनाई। लेकिन ये सिर्फ आर्ट नहीं था, ये शायद एक तरह का जादू था, एक प्रार्थना। उन्हें लगता था कि अगर वो दीवार पर जानवर की तस्वीर बना देंगे तो असल जिंदगी में भी वो जानवर उनके कब्जे में आ जाएगा। यही थी पहली बार जब इंसान ने एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचना शुरू किया। जानवरों की दुनिया में जब कोई मरता है तो उसे वहीं छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कुछ अलग किया। उत्तर प्रदेश में हजारों साल पुरानी कब्रें मिली हैं और उन कब्रों में लोगों को उनके औजारों और गहनों के साथ दफनाया गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि इतिहास में पहली बार इंसान ये सोच रहा था कि मौत अंत नहीं है, ये तो बस एक नए सफर की शुरुआत है। देखिए, हमारी कहानी का ज्यादातर हिस्सा, लाखों साल, हमने एक शिकारी की तरह गुजारे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया और बहुत बहुत तेजी से बदला। करीब 9,000 साल पहले हमने खेती करना सीखा, हम किसान बन गए और उसके सिर्फ कुछ हजार सालों के अंदर ही हमने दुनिया के पहले शहर, पहले महानगर बसा लिए। सोचिए जरा, आज से 5,000 साल पहले, जब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा अभी भी कबीलों में जी रहा था, तब भारत में दुनिया की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन जन्म ले रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता। उनके शहरों की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, परफेक्ट ग्रिड। उनकी ईंटों का साइज पूरी सभ्यता में एक जैसा था। हर घर में बाथरूम था और ढकी हुई नालियां थीं। और मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, वो तो प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो आज भी इंजीनियर को हैरान कर देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब हम सिंधु नदी से आगे बढ़कर गंगा के मैदानों की तरफ आते हैं तो सिनौली नाम की जगह पर हुई खुदाई में कुछ ऐसा मिला है जिसने सबको चौंका दिया। वहां मिले हैं शाही रथ और तलवारें। ये खोजें उन थ्योरीज को सीधा चैलेंज करती हैं जो कहती थी कि रथ भारत में बाहर से आए थे। और ये हथियार, ये महाभारत की कहानियों से मिलते जुलते हैं, जो हमें एक आखिरी बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं।
क्या महाभारत की कहानियों में कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है जो सिनोली की मिट्टी में